आर्मी चीफ ने कराची में कल बिजनेसमैनों से मुलाकात की और उस मुलाकात में 3 ऐसी खुशखबरियां सुनाई। अगर वो मटीरियलाइज हो जाती हैं तो वाकई फिर अगले साल के पहले क्वार्टर में यानी मार्च तक बहुत बड़ा इंकलाब आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर। ये इंकलाब किस किस्म का है और इसके अंदर कितने इम्कानात हैं पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट के, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि कितने बिजनेसमैन थे, किस वक्त ये मीटिंग स्टार्ट हुई, किस वक्त ये मीटिंग ख़त्म हुई, और इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक अमल दखल है, वो कहाँ पे है ये भी आपको बताएंगे। और कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या कराची के जो हालात हैं उस पर बिजनेसमैनों का क्या व्यू था और दूसरी तरफ से अफवाज पाकिस्तान के सरबराह ने क्या कहा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 24 नवंबर का जो धरना है, जो एहतजाज है, वो मैनेज नहीं हो रहा। अब पार्टी किसी वक्त भी इस धरने को कॉल ऑफ कर देगी या इस एहतजाज को कॉल ऑफ कर देगी, फाइनल कॉल को कॉल ऑफ कर देगी। कैसे करेगी, क्यों करेगी और पार्टी के अंदर क्या सूरत हाल है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है डूब मरने का मुकाम है कि हमेशा सियासतदानों के, करप्ट लोगों के नाम ECL पे डाले जाते थे, लेकिन पहली मरतबा 4300 भिखारी जो बैगर्स हैं उनके नाम भी ECL के अंदर डाले गए हैं। ये कौन से भिखारी थे, क्यों ये इस टाइप के काम करते थे और इनका नाम ECL पे कैसे आया, ये भी आपको पूरी तफसील के साथ इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, सबसे पहली स्टोरी हमारी आर्मी चीफ साहब के हवाले से। आर्मी चीफ साहब की मुलाकात होती है कराची में बिजनेसमैन से। चौधरी साहब ने बाकी डिटेल तो आपको बताई कि कुछ खुशखबरियां भी इसके अंदर शामिल हैं, वो तो हम आपको डिटेल स्टोरी में बताएंगे। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत ही गुस्से से की, कुछ लोगों को पुकार के कहा कि वो लोग किधर हैं, वो स्टोरी भी इसके अंदर शामिल है। जानते हैं जावेद चौधरी साहब से। अब बिजनेसमैनों के साथ आर्मी चीफ की मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं। लाहौर के अंदर भी होती है, कराची के अंदर भी होते हैं। जब भी वो कराची जाते हैं तो बिजनेसमैन हैं, उनको बुलाया जाता है। और ये जो बिजनेसमैन हैं ये सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ इनका ताल्लुक़ होता है। ये फार्मा इंडस्ट्री से भी होते हैं, ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से भी होते हैं, ये सनतकार भी होते हैं, ये IT इंडस्ट्री से भी होते हैं। फिर इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी इनका ताल्लुक़ होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म, फिर रियल स्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी होते हैं, ताजिर भी होते हैं। तो मुख्तलिफ जो टॉप बिजनेसमैन हैं उन सबको बुलाया जाता है। तो कल भी 100 के करीब ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, जिनके साथ ये मीटिंग हुई। 5:45 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई थी और 9:15 बजे तक ये मीटिंग जारी रही। कोर हेडक्वार्टर के अंदर ये मीटिंग होती है, 3.5 घंटे मुलाकात होती। और इस मुलाकात के अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं। एक तो अपना व्यू आर्मी चीफ देते हैं और ये बताते हैं कि जो पिछली मीटिंग हुई थी उसके अंदर हमने ये फ़ैसले किए थे, अब उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद की क्या सूरत हाल है। और वो उनको बताते हैं कि देखिए जी, आपने पिछली बार ये कहा था, ये अब हो चुका है, ये हमने ये अनाउंस किया था और उसका ये नतीजा निकला है। और उसके बाद फिर ऐवान को खोल दिया जाता है, लोगों से कहा जाता है कि आप अपनी बात करें। लोग खुल के बात करते हैं, खुल के फ़ौज के ऊपर भी तनकीद करते हैं, पाकिस्तान की जो इकनॉमिक पॉलिसी है उसके ऊपर भी तनकीद करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी बात करते हैं, और फिर जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासतबाजी हो रही है उसके ऊपर भी एहतजाज करते हैं और बात करते हैं। तो कल भी यही हुआ। उसके पहले तो आर्मी चीफ ने उनको ये बताया कि देखें जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें हमने ये फ़ैसले किए थे, अब वो देखें फ़ैसले इंप्लीमेंट हो चुके हैं। जैसे कि उन्होंने पिछली मीटिंग में कहा था कि ये जो मार्कअप है इसे कम किया जाएगा, तो उन्होंने कहा देखें 17.5 से मार्कअप 15 पे आ गया। फिर उन्होंने ये भी बताया था कि इकॉनमी स्टेबल रहेगी। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये जो धरने एहतजाज है इसकी बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं दी जाएगी और ये इकॉनमी के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकेंगे। फिर उन्होंने पिछली बार ये भी बताया था कि सऊदी अरब से, UAE से इन्वेस्टमेंट आ रही है और उस इन्वेस्टमेंट का बड़ा फ़ायदा होगा। फिर उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में बातें की थी, वो उन्होंने कहा जी देखें सारी चीज़ें हो चुकी हैं और हमने बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन भी कर ली हैं। अब उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है वो बिजली है और हमने जितना पावर सेक्टर है उसके साथ मामला सेटल कर लिए हैं। वो अब हमारे जो डील्स हैं वो लॉक हो रही हैं और उसमें हमने पावर जो प्रोजेक्ट्स चलाने वाले हैं उन सबको कायल कर लिया है। तो जो हमारा सर्कुलर डेट है वो भी ख़त्म हो जाएगा और अगले साल का जो पहला सहमाही है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने जो पहले हैं, फर्स्ट क्वार्टर है, उसके अंदर जो बिजली के नर्ख हैं वो 25 से 26 रुपये पर यूनिट हो जाएंगे। जो मेरा ख्याल है बड़ी खुशखबरी है और अगर ये हो जाते हैं तो उसके बाद तो बहुत
मेरा ख्याल है हालात ठीक हो जाएंगे, आम आदमी के ऊपर भी प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। फिर ये जो कारखाने हैं ये भी चलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन यूनिट्स इसलिए नहीं चल रहे कि बिजली बहुत महंगी है। तो इतनी महंगी बिजली के साथ प्रोडक्शन यूनिट्स चलाना और फिर उससे पैदावार हासिल करना, फिर उसे एक्सपोर्ट करना, फिर मार्केट के अंदर कम्पीट करना इम्पॉसिबल होता है। ठीक, तो इस चीज़ का ज़ाहिर है ताजर और बिजनेसमैन बहुत रोनर होते हैं, तो इसको उन्होंने कहा कि ये देख लें। और दूसरा जो इशू होता है ताजरों को, वो मार्कअप है कि जब आपका मार्कअप 20-22% होगा तो कौन सी इंडस्ट्री चलेगी। तो लोग तो ज़ाहिर है फिर अपना सरमाया निकाल के बैंकों के अंदर रख देंगे, तो बैंक्स तो उसमें बड़े कामयाब हो जाएंगे, बड़े अमीर हो जाएंगे, लेकिन पूरी सोसाइटी गरीब हो जाएगी। तो अब गवर्नमेंट जो है उसने ज़ाहिर है मार्कअप को 15% पे लिया है, तो बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की। अब उन्होंने कहा जी ये मार्कअप जो है ना 10 से भी नीचे चला जाएगा, सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। अच्छा, और ये हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च के अंदर, ये फर्स्ट क्वार्टर में। और अगर ये फर्स्ट क्वार्टर में वाकई 10% से नीचे आ जाता तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की। फिर मेरा ख्याल है इकॉनमी जो है उसका पहिया चलना शुरू हो जाएगा, कम से कम तजारत का पहिया तो चलना शुरू हो जाएगा। 2 खुशखबरियाँ उन्होंने ये दी। तीसरा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो माहौल है वो स्टेबल रहेगा, डॉलर स्टेबल रहेगा और पाकिस्तान के अंदर जो इकनॉमिक रिवाइवल है वो स्टेबल रहेगा। किसी शख्स को ये मौका नहीं दिया जाएगा, इजाज़त नहीं दी जाएगी कि इसे डीरेल करे। वो जो कहा जाता है ना कि इंकलाब आ जाएगा, लोग सड़कों पर निकल आएंगे, बांग्लादेश ऐसी सूरत हाल हो जाएगी, तो आर्मी चीफ ने यह कहा कि ऐसी कोई इम्कान ही नहीं, ऐसा कोई, तो आप ये ना सोचेंगे इस किस्म का कोई इम्कान है। तो बस वो गैर सियासी गुफ्तगू थी, उसके अंदर उन्होंने दबे लफ्ज़ों से ये भी बता दिया कि ये धरने तुरने हो रहे हैं, बस ये ख़त्म हो गया फेज़, अब इसका इम्कान नहीं है। फिर वो जो आपने बात की वो था ना, जो सारे लोग कहते थे कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, इसकी इकॉनमी टेक ऑफ नहीं कर सकेगी, डॉलर जो है वो कंट्रोल नहीं रहेगा, वो 1000 रुपये तक चला जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि अब बताएं जो लोग ये कहते थे अब वो कहाँ हैं। तो अगर वो लोग उनकी बात गलत साबित हुई है तो उनसे पूछना चाहिए, एहतसाब तो उनका होना चाहिए कि वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के लेवल तक ले आए थे और ये पेशेंगोई कर रहे थे कि डिफ़ॉल्ट करेगा। अब देखें डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर रहा, तो ये चीज़ उन्होंने बाकायदा कही और उसके अंदर थोड़ा सा उनकी जो आवाज़ थी उसके अंदर घन गरज भी थी। जैसे एक बंदा हौसले से एक बात करता है ना कि कौन लोग हैं, किधर हैं वो, उनको लाया जाए, उनसे पूछा जाए, तो ये बात भी उन्होंने की। फिर जब ऐवान खोला गया लोगों के लिए, हाउस को ओपन किया गया, तो लोगों ने कराची के हालात पे बहुत बात की। उन्होंने कहा जी देखें कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें, ये कोई पाकिस्तान या दुनिया का बड़ा शहर लगता है इसके अंदर, और फिर ये स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट जो फंक्शंस हैं वो बड़े पुअर हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो उसको ठीक करना ज़रूरी है। करप्शन यहाँ पे बहुत बेतहाशा है। और इसके साथ साथ FBR के बारे में बात की गई कि FBR आप देख रहे हैं उन्होंने स्क्वीज़ करके रख दिया, जो वन विंडो थी या बिज़नेस को ईजी करने का जो मैकेनिज़्म था वो ना होने के बराबर है। तो बहुत सारी शिकायत की, और इसमें क्योंकि वज़ीर ख़जाना भी वहाँ पे मौजूद थे, तो वो फिर वज़ीर ख़जाना जो वो वजाहत भी करते रहे और फिर नोट भी लेते रहे, और उस पर फिर उन्होंने बिज़नेसमैनों से बाद में मुलाकात भी करनी है। मुलाकात करने के बाद वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि आइंदा ये शिकायत बिज़नेसमैनों की तरफ से ना आए। फिर आर्मी चीफ ने कराची के हालात के बारे में कहा जी कि हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, बट ठीक है ये हो जाएंगे, और गवर्नमेंट को हम उनसे बात करेंगे बैठ के कि कराची को ठीक किया जाए। तो कराची जो आप इसके अंदर तब्दीलियाँ देखेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बेहतर बनाया जाएगा, जो लोगों के मामलात हैं उनको भी ठीक किया जाएगा, जो क्राइम्स हैं वो भी ख़त्म किए जाएंगे। अब लोगों को अगवा बराए तावान का जो यहाँ पे वारदातें होती थी वो कम हो गई हैं और मज़ीद ये कम हो जाएंगे। तो आर्मी चीफ ने यह भी यकीन दिलवाया बिजनेसमैनों को। फिर 2 और बड़ी दिलचस्प किस्म की बातें हुई। एक तो उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से सरमाया बाहर ले गए थे तो उनको चाहिए कि वो पैसे वापस लेके आएँ। तो इस पर बिजनेसमैनों ने कहा जी कि आप एमनेस्टी स्कीम लॉन्च करें, जब आप लॉन्च करेंगे तो बाहर से लोग पैसा ले आएंगे। तो उस पर फिर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट है कि हम किसी किस्म की एमनेस्टी जो है वो लॉन्च नहीं करेंगे। दूसरा, जो पहले हमारी कंपेन्स हुई थी वो नाकाम हो गई थी, उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस तरफ नहीं आ रहे हम। लेकिन फिर आर्मी चीफ ने कहा कि इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बिज़नेसमैनों के साथ मिल के हम इसका कोई रास्ता निकालते हैं कि बाहर से अगर कोई सरमाया वापस आता है तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई तरीका हमें वज़ा करना पड़ेगा कि कैसे आएगा। तो ये एक नई चीज़ थी जो कल जिसके बारे में फ़ैसला हुआ। फिर ये PIA के बारे में बात हुई कि PIA जो है ज़ाहिर एक कौमी अलामत है, तो अगर इसे बेच दिया जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो बिज़नेसमैनों को चाहिए कि वो ख़ुद इसे ख़रीद लें। उन्होंने कहा जी आपको कंसोर्शियम बनाएं और उस कंसोर्शियम के तहत इन्हें ख़रीद लें। तो कई लोगों ने कहा जी यहाँ तो इतने बड़े बड़े बिज़नेसमैन हैं, उनमें से अकेला बंदा भी PIA ख़रीद सकता है, लेकिन जो PIA के साथ उसकी दुम के साथ जो चीज़ें लटकी हुई उसको उतारेंगे तो तभी ये ख़रीदी जा सकेगी। बैगेज तो उसका बैगेज ख़त्म करें आप।
कौन इस बैगेज के साथ इसको ख़रीदेगा। तो वो मेरा ख्याल है ये भी एक आइडिया उन्होंने फ्लोट किया है कि अगर PIA को कंसोर्शियम बना के कराची के बिजनेसमैन ख़रीदना चाहें तो गवर्नमेंट इसके लिए भी ओपन है, गवर्नमेंट इसके लिए भी तैयार है। तो ये बड़ी बात है, अगर बिजनेसमैन ये इनिशिएटिव लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो फिर कुछ अहदाफ भी तय किए हैं जी उन्होंने बैठ के कि जी इस मरतबा हम ये चीज़ें लेके जा रहे हैं और जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि इनकी कंप्लाइंस होगी हुई और उसका ये नतीजा निकला है। तो मीटिंग बड़ी अच्छी रही और बिजनेसमैन बड़े कंफर्टेबल हैं और बल्कि बिजनेसमैनों को ये कहना है कि हम जो सियासतदानों के साथ जो बात करते हैं उसमें इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं जितना हम आर्मी चीफ के साथ बात करते हैं कंफर्टेबल होते हैं। फिर उनमें से कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जनरल बाजवा साहब भी ये करते थे, मीटिंग करते थे, लेकिन जनरल बाजवा साहब का जो रवैया तो बड़ा हार्श होता था। वो ऐसा साबित करने की कोशिश करते थे जैसे बिजनेसमैन चोर हैं और उन्होंने पाकिस्तान को लूट के खा गए और उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान को वापस करें पैसे, और वो थोड़ा डंडा भी दिखाते थे बिजनेसमैनों को। लेकिन ये जो आर्मी चीफ़ हैं ये बड़े सॉफ्ट हैं और हर किस्म की तनकीद बर्दाश्त करते हैं, साथ वो दूसरे लोगों के मौक़िफ़ को सुनते भी हैं और अगर वो बात दुरुस्त हो तो उसको मानते भी हैं। तो ये उन्होंने कहा बड़ी चेंज है ये। ठीक है, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, एक शरारती का सा सवाल करना चाहता हूँ। ये जो उन्होंने कहा मायूसी फैलाने वाले और डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले आज किधर हैं, ये लोग कौन थे? देखिए, हर जो हमारा व्हील आ गया ना वो बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चला जाता है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर एतराज़ भी करते हैं और मैं ये समझता हूँ कि उनका एतराज़ बजा भी है, क्योंकि हर वक्त ही हर व्हील आग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाती है। शायद उसकी वजह ये है कि खबर है, क्योंकि जब एक आदमी खबर क्रिएट करेगा तो जो भी पॉलिटिकल प्लेटफार्म्स हैं वो उसको इग्नोर नहीं कर सकेंगे। अब देखिए, गवर्नमेंट जो है वो भी ये बात करती है, वज़ीर-ए-आज़म जब बोलेंगे वो भी बात करेंगे, आर्मी चीफ जब बोलते हैं वो भी बात करते हैं। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कमाल है। बल्कि बाज़ वक़्त मुझे महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुर्सी में लगा हुआ कील है, जो भी मतलब उसके ऊपर बैठता है उसको चुभता बहुत है। तो ये एक इशू है उसका। तो अब मेरा ख्याल है ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बात की जा रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, बल्कि एक कोशिश भी की गई कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट किया जाए। जब आपको याद होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट तब्दील हो गई थी और PDM की गवर्नमेंट आ गई थी, उस वक्त पंजाब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI की गवर्नमेंट थी। तो जो वज़रा ख़जाना थे उन सबको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि शौकत तरीन साहब ने उन सबको कहा कि जनाब आप के पास जब ये IMF आएगा या IMF का वफ्द आ रहा है तो उसको ख़त लिखें कि जनाब आप इनके साथ एग्रीमेंट ना करें, हम उसको बाद में अलाउ नहीं करेंगे, बाद में हम आपको रिटर्न बैक नहीं करेंगे। तो इस टाइप की कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उस वक्त हुई थी। तो ये बात ज़ाहिर है फिर उसी तरफ इशारा किया जाता है कि जो कहते थे कि डिफ़ॉल्ट कर जाएगा पाकिस्तान, और डिफ़ॉल्ट के एज तक पहुंचा दिया है, ये मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है उन सब का की जो ख्वाहिश थी, जो उन सब का प्लान था, वो तो फेल हो गया। ठीक है। अब नाज़रीन चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी है जी हमारी, खान साहब से मुलाकात होती है गंडापुर साहब की, बैरिस्टर गौहर साहब की, और वो जाके रिक्वेस्ट करते हैं स्ट्रेट अवे खान साहब को कि हम ये एहतजाज नहीं कर पाएंगे, हम बंदे इकट्ठे नहीं कर पाएंगे, तो काइंडली इस कॉल को वापस ले लीजिए। तो क्या ये कॉल वापस होने जा रही है? डिटेल से स्टोरी जानते हैं। अब देखिए, ये जो गंडापुर साहब ने बैरिस्टर साहब को शामिल किया है, बैरिस्टर गौहर खान को, उसकी बुनियादी वजह यह है कि गंडापुर साहब जो है ना, उनकी तरफ तो तोपतानी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी और रियासत ने भी। तो वो एक सैंडविच बने हुए हैं, दोनों साइड से गोलाबारी हो रही है, पीछे से भी आगे से भी, दोनों साइडों से गोलाबारी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनको नहीं छोड़ रही और जो रियासत है वो भी इनके पेच कस रही है। तो उन्होंने गौहर खान को इसलिए दरमियान में डाला कि धीमे मिजाज का आदमी है, दो लोग होंगे, हो सकता है हम इमरान खान साहब को समझा सके, क्योंकि जब गंडापुर ये बात करते हैं तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों नाराज़ हो जाते हैं। तो वो ये समझते हैं कि ये इमरान खान साहब के बिहाफ पे ये अय्याशी कर रहे हैं और ये चूरी खाने वाले मजनू हैं और इन्होंने कुर्बानी कोई नहीं देनी। तो गंडापुर साहब उनकी ज़ाहिर पोजीशन नाजुक हो जाती है। तो जब भी इमरान खान साहब के सामने जाते हैं माचू मैन बन के कि बस खा जाऊंगा मैं, तोड़ दूंगा, तबाह कर दूंगा, खान साहब आप हुक्म तो दें, पूरा पाकिस्तान तैयार बैठा हुआ है, लोगों ने रोटियां बांधी हुई हैं और साथ कफन रखे हुए हैं, बस आपके हुक्म की देर है, पूरा पाकिस्तान पार आ जाएगा। लेकिन साथ वो कहते हैं कि ये लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा बुरा होगा, क्योंकि हमारी इकॉनमी इतनी नहीं है, लोग मर जाएंगे भूख से बेचारे, रोज़गार ख़राब हो जाएगा, तो आप बड़ी एहतियात से काल दें, लेकिन पूरा पाकिस्तान तैयार बैठा। तो ये उन्नको ये कहते हैं, बांस पे चढ़ाते हैं। और वो बांस पे इतनी बार खान साहब को चढ़ाया हुआ है कि खान साहब ने कहा कि लो जी फिर निकालें पूरे पाकिस्तान को बाहर। उन्होंने कहा जी फाइनल कॉल दे दी है मैंने। तो वो जो फाइनल कॉल आई तो शुरू में ये लोग सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन जब इन्हें अंदाज़ा हुआ कि खान साहब वाकई तैयार बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कह दिया कि ये कॉल वापस नहीं होगी और किसी सूरत नहीं होगी, और साथ बुशरा बीबी जैसा ऑब्जर्वर उन्होंने भेज दिया हुआ है जो पूरी पार्टी को ऑब्जर्व कर रही हैं और साथ इंस्ट्रक्शंस भी आ रही हैं
तो ये तो हम नहीं कर सकेंगे, इस लेवल तक नहीं पहुंच सकेंगे। कौन एमपी होगा जो 5,000 बंदे निकालेगा, कौन एमएनए होगा जो 10,000 बंदे निकालेगा। एक कैलकुलेशन जैसे हमने पिछले शो में की थी कि इस तरह तो एक हल्के के अंदर से 20 से 25-30 हज़ार लोग आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि एमपीएस भी हैं, एमएनएस भी हैं, और उसके लिए 700-800 हज़ार गाड़ियाँ चाहिए। तो गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी? इतनी तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गाड़ियाँ नहीं हैं। दूसरा, ये पाकिस्तान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, इसके अंदर बलूचिस्तान भी है, सिंध भी है, पंजाब भी है। पंजाब में 12.5 करोड़ लोगों का सूबा है। वहाँ से अगर आपका एक भी काफिला शामिल नहीं होता यहाँ पे, तो आपके लिए डूब मरने का मुकाम है। तो अब केपी के अंदर क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है, तो चलें आप स्टेट जो सरमाया है उसको इस्तेमाल करके, स्टेट पावर को इस्तेमाल करके आप इसे कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से भी ये जो कहा जा रहा है ना कि इतने एमपीएस होंगे, इतने लोग निकालेंगे, फिर उनकी वीडियोस बनेगी, इम्पॉसिबल है, ये मुमकिन नहीं है। और उसकी 3 वजूहात हैं। एक तो ये सर्दी है, दूसरा धरने दे दे के एहतजाज कर करके लोग थक चुके हैं और अब लोग नहीं आना चाहते। दूसरा, उनको पता है कि क़यादत इनको रास्ते में छोड़ के चली जाती है। और दूसरा, इस बार उन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ बैठना है, तो अब बैठने वाला मौसम ही नहीं है, कैसे बैठेंगे लोग नवंबर की सर्दी में। इस्लामाबाद में ठीक ठाक सर्दी है, और ये तो मुझे लगता है अगले 1-2 दिनों में टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा जिस तरह सर्दी पड़ रही है। तो सबको पता है कि ये मुमकिन नहीं है। तो अब वो खान साहब को उन्होंने समझाना शुरू किया हुआ है कि सर ये कॉल जो है ना बहुत जल्दी है, 10 दिनों के अंदर हम इसका बंदोबस्त नहीं कर सकते थे, तो बेहतर ये है कि इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं, और बेहतर यही है कि मार्च के महीने में हो जाए तो बहुत अच्छा है। उससे पहले हम हर ज़िली हेडक्वार्टर के अंदर एहतजाज करते हैं, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करें पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज के। अब जी हम इकट्ठे नहीं हो रहे, लेकिन जितने लोग हैं अपने अपने शहर के अंदर बाहर निकलेंगे और झंडे लहराएंगे और गवर्नमेंट को ललकारेंगे। तो जब तक मौसम अच्छा नहीं होता उस वक्त हम तक ये करते हैं, और जो ही मौसम बेहतर हो जाएगा, बाहर का मौसम आएगा, तो फिर पूरे पाकिस्तान को हम बाहर निकालेंगे, फिर उनको तकलीफ देंगे। मार्च अप्रैल। तो अब ये उनको समझा रहे हैं और साथ साथ उन्हें बता रहे हैं कि सूरत हाल बड़ी ख़राब है, पंजाब के अंदर एक बंदा भी नहीं निकलेगा, और सिंध जो है ना उसके अंदर से भी भूल जाएँ, बलूचिस्तान दूर बहुत है, वहाँ से कैसे लोग यहाँ पे आएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, पार्टी के अंदर तकसीम है, लोगों के पास इतना सरमाया है नहीं, जो पैसे हमने इकट्ठे किए हुए थे वो हमने खर्च कर दिए हुए हैं, नए फ़ंड के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर पैसे नहीं आ रहे। तो खान साहब बेहतर ये है कि हम इसका कोई ना कोई मोड़ दे के इस खूबसूरत अफसाने को मज़ीद खूबसूरत बना दें और जान छुड़ा लें। तो अब खान साहब मेरा ख्याल है आज या कल कन्विंस हो जाएंगे, और वो बहाना ये करेंगे कि गवर्नमेंट की दरख्वास्त पे हमने ये कॉल वापस लिए, लेकिन जो अगली कॉल होगी वो हतमी होगी, फाइनल होगी, उसे मैं वापस नहीं लूँगा। इस बार जो है गवर्नमेंट की बात मैं मान रहा हूँ, और ये बात के बाद वो फिर जो बात मानी जाएगी उसमें कहेंगे कि इन्होंने कहा जी कि 26वीं तरमीम वापस हो जाएगी, 80 ईरान जो है वो रिहा हो जाएंगे, और जो 47 है फॉर्म उसके लिए कमीशन बनेगा। तो ये इन्होंने एग्री कर लिया हमारे साथ। दूसरी साइड से गवर्नमेंट से कोई नहीं बोलेगा कि हमने एग्री किया या नहीं किया, गवर्नमेंट कहेगी झूठ बोल रहे हैं। चौधरी साहब, आज राना सनाउल्लाह आपके प्रोग्राम में थे और वो कह रहे थे कि पहले तो हम पहुंचने नहीं देंगे, और जो पहुंचेंगे जितने को थोड़े बहुत अंदर दाखिल हो गए हम फ़ौरन उन्हें पकड़ लेंगे। मेरा ख्याल है इस बार अगर गंडापुर साहब को भी गिरफ्तारी का इम्कान है, अगर ये गंडापुर साहब आए ना तो इनका इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा, इनको गिरफ्तार कर लेंगे। बार बार ये कर रहे हैं और इस बार कैबिनेट से अप्रूवल लेंगे कि गंडापुर को गिरफ्तार करना है हमने, तो ये उस लेवल तक चले जाएंगे। और उसके बाद इमरान खान साहब को नया बंदा या वहाँ पे तैनात करना पड़ेगा, और बेहतर तो ये है कि खौफनाक किस्म का बंदा, इनसे भी जो अगला एडिशन है वो मरवत साहब हैं, उनको चीफ मिनिस्टर बना दें, ताकि वहाँ पे एक ऐसी रंगीले शाह की गवर्नमेंट आए कि पूरा पाकिस्तान वैसे ही हंसता रहे सारा दिन। तो एक बड़ा अच्छा मौका है इमरान खान साहब के पास कि मरवत को बनाए वहाँ पर, अच्छा, ताकि जो भी देखे खैबर पख्तूनख्वा की तरफ उसकी हंसी निकल जाए। अच्छा साहब, मुझे लगता है इस वक्त अगर कोई बंदा चाहता है ना कि गंडापुर साहब गिरफ्तार हो जाए, तो वो गंडापुर साहब खुद होंगे कि मेरी नहीं, वो उनका इक़्तिदार से जान नहीं छुड़ाना चाहते अपनी, वो तो इक़्तिदार पे रोज़ का एहतजाज नहीं, वो सही है, लेकिन इक़्तिदार बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है भाई। ऐसा नहीं है कि गंडापुर साहब अपना करियर ख़त्म करना चाहेंगे, वो तो चीफ मिनिस्टर रहना चाहते हैं ताहयात। ठीक है नाज़रीन, हम पाकिस्तान को एक और एजाज़ मिला है जी। कुछ दिनों पहले हमने आपको खबर दी थी कि यूएई ने पाकिस्तान से गिला किया और पाकिस्तान को बताया कि जी हम आपको वीज़ास क्यों नहीं देते, और उसके पीछे उन्होंने एक लंबी लिस्ट दी कि आपके ये करतूत हैं जिसकी वजह से हम नहीं चाहते कि पाकिस्तानी यूएई में दाखिल हों। इस बार सऊदी अरेबिया के साथ मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात होती है, उनके नायब वज़ीर ख़ारजा से, और मोहसिन नकवी साहब उन्हें बताते हैं कि हमने 4300 भिखारी जो सऊदीया में जाके भीख मांगते थे उनके नाम ECL में डाल दिए। ये पूरी स्टोरी क्या है लेके चलते हैं जावेद चौधरी साहब के पास। अब देखिए, जो भिखारी है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने शुरू हुए थे, और जब वीज़े खोले ना मुल्कों ने
और ज़्यादती वीज़े जब खोलने शुरू हुए तो उससे फिर हर आदमी जो है ना उसको मौका मिल गया कि वो पहले तो एजेंट्स के पास जाते थे वीज़ों के लिए, अब तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको 25-30 हज़ार देते हैं एजेंट को, वो फौरी तौर पे आपके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के, कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मंगवा के फ़ौरन आपका ऑनलाइन वीज़ा उसका बंदोबस्त कर लेते हैं। तो पहले ये मुमकिन नहीं था, तो अब इजी हो गया। तो उसके बाद धड़ाधड़ जो थे वो भिखारी यहाँ से हमने बाहर भेजने शुरू किए। यूएई बहुत जाते थे, फिर सऊदी अरेबिया बहुत जाते हैं, फिर एक और मुल्क है जो अभी खामोश बैठा हुआ है, उसने भी किसी दिन फट पड़ना है, और वो है ईरान। अच्छा। फिर इराक हमारे जो है ना वो भी बढ़े जाते हैं भिखारी। तो जहाँ जहाँ ज़ियारतें हैं ना वहाँ वहाँ हमारे भिखारी भी मौजूद हैं। और ये लोग जो है ना यहाँ पे बड़े मौजूद होते हैं, यहाँ पे इनकी बड़ी अच्छी फैमिलीज़ हैं, इनके पास गाड़ियाँ हैं, इनके पास बंगले हैं, और ये बड़ी मज़े से यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये लोग कुछ साल 6 महीने में 2-3-4 महीनों के लिए बाहर चले जाते हैं और वहाँ से मांग मूंग के पैसे लेके तो यहाँ से वापस आ जाते हैं। अब इनका काम क्या है कि मतलब सऊदी अरेबिया के अंदर ये उम्रे के वीज़े पे जाएंगे, एहराम इन्होंने बांधा होगा, खातून भी इनके साथ होगी, और एक इन्होंने पर्स भी लटकाया होगा, और फिर जहाँ जो पाकिस्तानी या दूसरा मिलेगा उसके सामने हाथ फैला दें, उन्हें कहेंगे जी हमारा पर्स चोरी हो गया, ये हमारी जेब कट गई, और साथ ये कहेंगे कि भूखे हैं और रहने के लिए जगह कोई नहीं है। तो वहाँ पे ज़ाहिर है लोगों के दिल बड़े नरम होते हैं, उम्रे के लिए आया होता बंदा तो कुछ ना कुछ पैसे दे देता है। अब ये चीज़ें जो थी ना सऊदी अरब के हुकाम जो है बड़े अरसे से नोट कर रहे थे कि, और ये पकड़ते भी थे, क्योंकि जो भीख मांगना है वो सऊदी अरेबिया में जुर्म है। तो जब पकड़ा जाता था पता चलता था ये पाकिस्तानी है। और आप हैरान होंगे कि जो जेलें हैं सऊदी अरेबिया की, उसके अंदर 50% जो कैदी हैं वो पाकिस्तानी हैं। या वो मंशियात लेके गए हुए हैं, या उन्होंने जाली वीज़ों का कारोबार करते रहे हैं, या उन्होंने किसी के साथ फ्रॉड किया हुआ है वहाँ पे, या किसी को धमकी लगाई हुई है, या कोई मज़दूर दूसरे मज़दूर का सर खोल के जेल पहुँच गया हुआ है, और बाकी जो लोग हैं वो भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। तो अब सऊदी अरब की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और पाकिस्तान से पूछा जा रहा था कि जनाब ये क्या कर रहे हैं आप, ये पूरा मुल्क ही भिखारियों का है कि जो भी यहाँ पे आता है वो भीख मांगना शुरू कर देता है। तो उसके ऊपर फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट को खासी बेइज्जती का एहसास हुआ। यूएई ने तो हमारे वीज़े बंद कर दिए, उन्होंने कहा जी ये तो आपने तबाही फेर दी हुई, हर जुर्म के अंदर पाकिस्तानी इन्वॉल्व हो जाता है, और हर जगह जहाँ भीख मांगी जाती है वहाँ ये शामिल हो जाते हैं। सेम इसी तरह इराक़ के अंदर ज़ियारतों के वीज़ों पे लोग इराक़ जाते हैं, और बहुत बड़ा वहाँ पे इज्तिमा होता है, आपको पता ही होगा 3-4 इज्तिमात होते हैं इराक़ के अंदर। वहाँ पे भी जो है ना हमारे भिखारी पहुँच जाते हैं और वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं, और पाकिस्तानियों से भी मांगते हैं और बाकी जो अक़वाम है उनसे भी मांगते हैं। अब सिर्फ मेरा ख्याल है चाइना बचा है, और चाइना का सिस्टम बड़ा टाइट है, और वहाँ वीज़ा भी बड़ा मुश्किल से मिलता है, और इसलिए चाइनीज़ जो है वो हमारी भीख मांगने वाली फोर्स से बचे हुए हैं। नहीं तो मेरा ख्याल है किसी दिन वो भी खुल जाएगा। ईरान के अंदर 5 लाख ज़ायरीन जाते हैं हर साल। अच्छा। और उसमें ऐसा खौफनाक ज़ाहिर जाता है जी, मतलब समझ नहीं आते। और वहाँ ईरानी बड़े हैरान हैं कि ये किस किस्म के लोग हैं। गंदी टूटी बसों के अंदर आते हैं, गंदे कपड़े पहने होते हैं इन्होंने, पाँव के अंदर जूता नहीं होता इनका, और सड़कों के ऊपर लेटे होते हैं और भीख मांग के गुजारा करते हैं। तो ये कौन लोग हैं? तो वहाँ पे भी आप समझें कि अगर 5 लाख लोग जाते हैं तो 1-1.5 लाख तो हम वहाँ पे भी भिखारी पहुँचा देते हैं। ठीक है। जो वहाँ पे 2-3 महीनों में मांग तांग के वापस आ जाते हैं, और यहाँ पे फिर वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अब यूएई की तरफ से बड़ा प्रेशर था, सऊदी अरेबिया की तरफ से बड़ा प्रेशर था। तो अब गवर्नमेंट ने पहली मरतबा ये किया है कि भिखारी जो हैं उनका नाम भी ECL पे डालें, और इसमें से बहुत सारे लोग वो हैं जो सऊदी अरेबिया के अंदर गिरफ्तार हुए, और वहाँ की गवर्नमेंट ने ख़त लिखा कि ये बंदा भीख मांगते हुए पकड़ा गया। तो फिर हमने उसको, फिर यहाँ से जो लोग जा रहे थे उनका प्रोफाइल भी हमारी गवर्नमेंट ने चेक करना शुरू किया कि ये कौन लोग हैं जो जिनकी ना कोई बैंक स्टेटमेंट है, ना कोई इनका अपना बिज़नेस है, और ना ही ये कोई खुशहाल लोग हैं, लेकिन ये हर 3-4-5 महीने के बाद उम्रे पे जा रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं? तो जब उनके प्रोफाइल चेक किए गए तो पता चला कि इसके अंदर तो बहुत सारे लोग हैं जो बेकारी हैं। उनके मोबाइल डाटा से बहुत चीज़ें पता लग गई कि ये तो सुबह उठते हैं और पहले मोबाइल पे मांगते रहते हैं, और जब उस पर थक जाते हैं तो फिर बाज़ार निकल जाते हैं, और जब बाज़ार से थक जाते हैं सऊदी अरब चले जाते हैं या यूएई चले जाते हैं। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर इनका नाम ECL पे डाला गया। तो ये पहली मरतबा हुआ है पाकिस्तान में कि सिर्फ सियासतदानों के नाम ECL पे नहीं है, भिखारियों के नाम भी हैं। तो अब सियासतदानों के साथ साथ बहुत लंबी लिस्ट जो है उसके अंदर भिखारी। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। एक तो ये है कि कोई कंपनीज बनाए पाकिस्तान के अंदर, जो वीज़ा प्रोसेसिंग जो है ना वो अपने हाथ में ले, और गवर्नमेंट की मर्ज़ी से होना चाहिए कि जितने लोग भी बाहर वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं किसी भी मुल्क का, वो सिस्टम के अंदर से गुजरना चाहिए उनको। मेरा ख्याल है नादरा को इन्वॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा है, और नादरा जो है ना उसकी कैटेगरीज बना दें कि एक कैटेगरी के लोग कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा वेल ट्रैवल्ड हैं,
और उनकी फाइनेंशियल स्टेटस उनका अच्छा है, फिर बी कैटेगरी बना दे, फिर सी कैटेगरी बना दे, फिर डी कैटेगरी, और फिर डी के बाद ई, वो लोग जो नए फ्रेश लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, जिनकी प्रेफरेंस है। तो मेरा ख्याल है अगर उस सिस्टम को बना लेंगे और वो सर्टिफिकेट अगर बनेगा और वो सर्टिफिकेट जो है वो जाके अगर एम्बेसियों में जमा होगा तो उससे भी ये सूरत ठीक हो सकती है, बजाय इसके कि आप टामक टोइयाँ मारते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको एक सिस्टम बनाना चाहिए। जिस तरह अगर उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि भिखारी को पकड़ लेते हैं, तो हमारे पास भी एक सिस्टम होना चाहिए कि हम भी भिखारी को फ़ौरन पकड़ लें, हमें भी फ़ौरन पता चल जाए कि ये जो बंदा है इसका जो मोटिव है कोई और है, या ये मंशियात लेके जाएगा और उससे पाकिस्तान की बदनामी होगी, या ये वहाँ पे क्राइम करना चाहते हैं उससे पाकिस्तान की बदनामी होगी, या फिर ये भीख मांगा है, ये भीख मांगने के लिए जा रहा है, इससे भी पाकिस्तान। तो आप एक सिस्टम बना लें, उस सिस्टम से फ़िल्टर करें लोगों को और फिर उसी के मुताबिक लोगों को बाहर जाना चाहिए। ठीक है नाजरीन, आपने हमारी तीनों स्टोरीज जानी आज की। लास्ट स्टोरी के मुताबिक आपको सिर्फ इतना कहता चलूँ, पिछले दिनों पाकिस्तान से ही खबर आई और पता चला कि एक फ़कीर साहब थे, एक फ़कीर फैमिली थी, अपनी दादी के ख़त्म पे या किसी बरसी पे उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए का सिर्फ खाना दिया। ये वो लोग हैं जिन्हें आप 10-10, 20-20, 50-50 रुपए अपनी गाड़ी से, अपनी बाइक से हाथ निकाल के दे देते हैं और वो आपके सामने ये शो करते हैं जी कि हमारे पास खाने को पैसे नहीं हैं, और बेसिकली उनके पास इतना पैसा होता है बाहर जाके मुल्क की बदनामी का बायस होते हैं और यहाँ रह के आपको दिखाते अपना वो रूप है कि जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बड़े ज़बरदस्त एक्टर होते हैं ये, बड़े बहुत ज़बरदस्त एक्टर, नो डाउट। देखें ना, आप जैसा बंदा भी मजबूर हो जाता है पैसे देने के लिए। आप देखें चौधरी साहब, एक आपके दो इनके तरीके हैं मांगने के। आपके इधर आपके खड़े हो जाएंगे गाड़ी की, ठीक है ना, नॉक करेंगे आपको और आपको इरिटेट करेंगे। अब उनके लेने के दो तरीके हैं, या तो रहम करके दे दें आप, या आप कहेंगे जान छोड़ दे, ये पैसे ले जा, तो ठीक है, लेकिन उनका फार्मूला कामयाब होता है, पैसे वो ले जाते हैं। अच्छा, एक बार ना मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, मोहसिन नकवी साहब से, कि आप कम से कम इस्लामाबाद को बैगिंग फ्री करवाएं, और यहाँ पे जो बैगर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, हर सड़क के ऊपर, हर चौक के अंदर खड़े हुए हैं, और ये पूरी फैमिलीज़ हैं, पूरे रैकेट्स हैं जो इसको चला रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह किया कि यहाँ से बैगर्स पकड़ने शुरू किए। जब पकड़े गए तो अडयाला जेल के अंदर जगह ही नहीं थी, वो जेल हुकाम ने रोड़ा पीटना शुरू कर दिया कि इनका हम क्या करेंगे, पहले इतने ज़्यादा कैदी हैं। दूसरा ये है कि ये तो बैगर्स है, ये तो कहेंगे हमें 2 साल यहाँ पर रख ले, मुफ्त रोटी मिल रही है, मुफ्त पानी मिल रहा है, मुफ्त पंखा चल रहा है, मुफ्त हीटर दे रहे हैं इनको, मेडिकल असिस्टेंस भी है, तो इनको तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इनका काम तो यहाँ पे हो गया। तो वो मोहसिन नकवी साहब की मेरे से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा अब इसका क्या हल है। मैंने कहा वही हाल है जो सऊदी अरब के अंदर होता है कि वो वहीं पैंटा लगा देते हैं बंदे को इतना पैंटा लगा देते हैं कि उसके बाद भीख मांगने के काबिल नहीं होता। दूसरा मैंने कहा कोई इनको पकड़ के ना किसी काम पे लगाएं, इनको कोई कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की हो रही है, ले जाए इनको किसी डैम जहाँ पे बन रहा है उसे वहाँ छोड़ दें कि चल भाई बेकार है, लेकिन उसके ऊपर लगाएं 2 महीने की, 3 महीने की, और बाकायदा अदालत से इसकी इजाज़त हो, अदालत उनको ऑर्डर करे कि 6 महीने को ना इस आदमी को कैद ब मशक्क़त है, और वो कैद ब मशक्क़त में कड़ा लगाएं आप उसके पाँव में, कहें चल पुत्र पत्थर तोड़, तो उससे भी ठीक हो जाएंगी। तो नाजरीन, ये स्पेशल मैसेज है कि जौन सा बंदा आपसे भीख मांगने आता है, अपनी अकल और आंखों को यूज़ करें। 99.9% वो लोग होते हैं जो आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, ये भीख देना छोड़ दें। आप देना छोड़ेंगे तो ही ये ट्रेंड टूटेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।